नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज किधर जा रहा है, कुनबी कुनबा किधर उसका रुझान है। मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे, मुंबई से सीधे जुड़ेंगे, श्री धनंजय कुमार पटेल जी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और द नागरिक से नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाता किधर, अनुप्रिया पटेल जी का कोई असर है उन पर, एनडीए के पक्ष में जो देने की अपील कर रही हैं या नहीं है, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि पसंद आए तो इसे जो है लाइक और अपने विचार को कमेंट के रूप में ज़रूर लिखिएगा। और आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे वीडियो चैनल को तो और अच्छी बात होगी। साथियों, इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि अधिसंख्य कुर्मी विभिन्न कारणों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इस नाराजगी का फायदा किसे मिलेगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कुर्मी जात के प्रबुद्ध वर्ग से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार इस बार कुनबी कुनबा पार्टियों को नहीं, अपनी जात के ही प्रत्याशी को मतदान करने का मन बना रहा है। जहाँ जहाँ अभी तक मतदान हुआ है, यदि वहाँ कुर्मी हैं तो उसी हिसाब से वोटिंग की है। जहाँ जाति का प्रत्याशी नहीं है वहाँ भाजपा के इतर विकल्प की तलाश हो रही है। कुर्मी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुर्मी समाज की सर्वमान्य नेता कही जाने वाली अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का सहारा ले रही है। 2 सीटें देकर 15 मई को कुर्मी बाहुल्य संसदीय सीटों में से श्रावस्ती, बाराबंकी और रायबरेली में अनुप्रिया पटेल की सभा करवाई। 16 मई को अमेठी, प्रयागराज तथा प्रतापगढ़ में। अभी आगे और कुर्मी बाहुल्य सीटों पर सभाएं करवाई जाएंगी ही। देना नहीं सिर्फ लेना, भाजपा की इसी नीति से कुर्मी मतदाता बितके हुए हैं। बोल रहे हैं कि अनुप्रिया से बैर नहीं, मोदी योगी की खैर नहीं। मतलब बहुसंख्यक कुर्मी मतदाता अनुप्रिया पटेल के साथ हैं, भाजपा के नहीं। जिस तरह का माहौल है, नहीं लगता कि इस बार भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अनुप्रिया पटेल द्वारा की गई और की जा रही अपील का कोई असर कुर्मी समाज पर पड़ेगा। कुर्मी बाहुल्य संसदीय क्षेत्रों में चौथे चरण से मतदान शुरू हुआ। चौथे चरण में अकबरपुर, खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या ठीक है और इन्हीं सीटों पर चौथे चरण का चुनाव हुआ। 5वें चरण में मोहनलालगंज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बादा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में लगभग सभी सीटों पर कुर्मी निर्णायक मतदाता हैं। यह स्थिति 6वें चरण की भी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, इन संसदीय क्षेत्रों में कुर्मियों को नकार कर किसी भी दल के लिए राजनीति संभव नहीं है। भदोही में भी पटेल हैं लेकिन कम हैं। 7वें चरण में जिन संसदीय सीटों के लिए मतदान होना है उनमें गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी में कुर्मी मतदाताओं की बहुलता है। चंदौली, बलिया, सलेमपुर, देवरिया में भी हैं लेकिन कम। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज हैं कुर्मी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी नेता खुद का पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। जिनको भी आगे किया, पार्टी में तो उनका प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस उद्देश्य से उनको आगे किया गया उनमें वह प्रभावी नहीं बन सके। भारतीय जनता पार्टी की कथित रूप से ओबीसी विरोधी रवैया कुर्मियों में उसके प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण टिकट वितरण है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा टिकट देकर कुर्मियों को अपने ओर मोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने जरूर किया है, लेकिन अब यहाँ लेकिन लग जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से कुर्मी समाज अपने को जोड़ नहीं पाता।
जाति जनगणना, सरकार के विभिन्न विभागों में निकलने वाली रिक्तियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व मानक से कम होना कुर्मियों में गुस्सा का कारण है। जाति राजनीति के उभार के इस दौर में उत्तर प्रदेश का कुर्मी अपना दल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को नेता मान चुका है। यह बात भाजपा को पता है, इसीलिए कुर्मियों का वोट लेने के लिए अनुप्रिया पटेल का सहारा लेती है। अनुप्रिया पटेल के आह्वान पर अभी तक कुर्मी मतों का ध्रुवीकरण होता रहा है। सिराथू विधानसभा का चुनाव इसका अपवाद हो सकता है। अनुप्रिया के सहारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में करीब 40 तथा लोकसभा चुनाव में 30 से ज़्यादा सीटों पर जीतती है। भाजपा इसके बदले में अपना दल इसको क्या दे रही है? लोकसभा की मात्र 2 सीटें, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज। इनमें भी राबर्ट्सगंज सुरक्षित, खैर सुरक्षित से अपना दल को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है अपना दल पार्टी और ओबीसी, एससी, एसटी के हित की बात करती है। दरअसल कुर्मियों को पक्का यकीन था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय सहयोगी अपना दल इसको कम से कम 5 सीटें तो देगी ही। अनुप्रिया पटेल ने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन बड़ी पार्टियां जिस तरह का व्यवहार छोटी पार्टियों के साथ करती हैं, वही यहाँ भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, सभी जानते हैं। शायद ये सबसे बड़ा कारण है कुर्मी समाज के भाजपा से दूर होने का कारण। कुर्मी जात के ही समाजशास्त्र के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने नाम न छापने के बताने की शर्त पर बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को बांध कर रखना चाहती है। राष्ट्रीय निषाद पार्टी को मजबूर किया गया कमल चुनाव निशान से लड़ने के लिए। अपना दल इस पर भी इसी तरह का दबाव रहता है। यदि अपना दल इस भाजपा के सिंबल पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए राजी हो जाता तो शायद 1 या 2 सीटें बढ़ सकती थी। प्रोफेसर का कहना है कि भाजपा के जो भी सहयोगी दल अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर जीतेंगे, चुनाव बाद जरूरत पड़ने पर वे साथ रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाजपा को शायद इसी बात का डर है। राजनीति में कुर्मी नेतृत्व के उभार को दबाने की भाजपा की मंशा को पटेल मतदाता समझ चुके हैं। चौथे चरण के मतदान से ही उनका रुझान आना शुरू हो गया है। करीब 14% कुर्मी मतदाता ही उत्तर प्रदेश से भाजपा के मिशन 80 की चाबी हैं। वे दिल्ली के रास्ते को भाजपा के लिए खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। साथियों, मेरे साथ हैं श्री धनंजय कुमार जी, ये मुंबई में रहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। ये द नागरिक नाम से यूट्यूब पर एक शो चलाते हैं, बहुत ही पॉपुलर इनका शो है। ये इनकी बातचीत देश भर के पत्रकारों से होती रहती है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि खासकर उत्तर प्रदेश में जो लगभग 14% कुर्मी हैं, उनका रुझान इस बार किधर है और क्यों है? धनंजय जी, जरा समझाने का प्रयास करें। आपकी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रहती है हमेशा, मैं आपके शो को देखता हूं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप। जी देखिए राजेश भाई, क्या है कि पहले तो ये समझना होगा कि जब जाति पे बात करने लगते हैं तो जातियों में अगर बात करें तो ये जो कुर्मी समाज है, खास करके उत्तर प्रदेश बिहार का, वो ओबीसी में आता है। महाराष्ट्र का कुर्मी समाज भी जो है, जिसको कुनबी कहते हैं यहाँ पे, वो ओबीसी में आता है। गुजरात के पटेल ओबीसी में नहीं आते, वो जनरल में आते हैं, तो उनकी कहानी अलग है। लेकिन जो इस पट्टी के पूरे कुर्मी है, उत्तर प्रदेश और बिहार की खास करके बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वो ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आने का मतलब होता है कि उनको आरक्षण में उनके लिए जगह है, और आरक्षण में जब जगह की बात करते हैं तो उनको ये प्रिविलेज मिलता है कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो, पढ़ाई में आरक्षण हो। और आप जानते हैं कि जो कुर्मी समाज है वो बहुत अमीर समाज नहीं है। ज्यादातर कुर्मी जो है वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ये सब खेतिहर लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग। और खेती किसानी वाले लोगों में ये दिक्कत ये हुई है कि ये जमींदार परिवार के लोग तो थे नहीं, सब रैयती किसान थे जो खेती करते थे जमींदारी प्रथा के समय भी। तो जमींदारी प्रथा जब खत्म हुई तो उसका बड़ा फायदा मिला कुर्मी समाज को, इसलिए कि उनपे जमींदारों का जो दखल था, जमींदारों का जो आतंक था, जमींदार जिस तरह से वसूलते थे, उनसे काम करवाते थे, उनसे मुक्ति मिली। तो आजादी के बाद कुर्मी समाज को भी नागरिक का दर्जा मिला, और नागरिक का दर्जा मिलने का मतलब होता है स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। अब बात आती है कि कुर्मी समाज किधर,
तो जब कुर्मी समाज किधर की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कुर्मी समाज में आते थे, वर्मा जी आते थे। फिर लोधी जी जो समाज के कल्याण सिंह, उनको भी उसी में गिन लिया जाता था, और भी कुर्मी समाज के नेता हैं। पटेल साहब जो सोनेलाल पटेल थे वो थे। बिहार की बात करें तो बिहार में पीछे ले जाऊं तो सिद्धेश्वर प्रसाद थे, धर्मवीर सिन्हा थे, ये सब कुर्मी समाज के नेता हुआ करते थे। आजादी के समय भी कुर्मी के नेता साफ थे, लेकिन प्रोमिनेंट नेता के तौर पे उनका नहीं था बिहार। आजादी के अब बाद प्रिया पटेल को जाना जाता है। जी, जी। आपके उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं, जो सुनील पटेल जी की बेटियां हैं। लेकिन बिहार में बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, और नीतीश कुमार के आने के बाद कुर्मी समाज को बिहार में एक ऐसा दर्जा मिला जिसमें सम्मान के साथ और देखा जाने लगा। हालांकि जी कुर्मी समाज वाला समाज रहा, और आजादी के बाद उसका सबसे ध्यान जो ज्यादा जो है बिहार में खास करके अगर बात करूं तो पढ़ाई पे रहा। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ाइयों में कुर्मी समाज के लड़के बहुत आगे आ गए। और लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग है बिहार में भी जो अभी भी गरीब है, जो खेतिहर, जो गांव में छूट गए, वो खेतिहर हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है कि आरक्षण की फैसिलिटी उनको मिले। दूसरे जो नागरिक होने के नाते जो फैसिलिटीज मिलती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सारी चीजें मिले। और आप ये जी जान लीजिए, जो जो खेतिहर लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में भी या मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर लोग सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान से मतलब होता है जिनके पास जमीन 4 बीघा के आसपास हो। समझिए किसी के पिता के पास आजादी के समय दादाजी के पास 20 बीघा भी जमीन थी, 25 बीघा भी जमीन थी, बढ़ते बढ़ते 3-4 बीघा पे आ गए। अब 3-4 हाँ बीघा किसान जो है वो क्या करेगा? अगर पढ़ाई नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए। तो कुर्मी समाज व्यापारी वर्ग जैसा समाज है नहीं, उसमें व्यापार की वो टेंडेंसी है नहीं। कुर्मी समाज में अगर देखिएगा तो कोई बड़ा व्यापारी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जो बड़ा नेशनल लेवल का कोई व्यापारी है, वैसा कोई कुर्मी नहीं दिखाई पड़ता। तो जी छोटे छोटे व्यवसाय, दुकान खोल करके, कुछ और करके, मुर्गी पालन या फलाना पालन, वो भी किसानी से जुड़ जाता है, दूध का पालन, दूध उत्पादन, इन सब चीजों में है। लेकिन वो बड़ा व्यवसाय का रूप नहीं ले पाता। बड़ा व्यवसाय का रूप लेने के लिए जरूरी है कि पूंजी हो आपके पास, और पूंजी अगर बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको गारंटर चाहिए, तमाम तरीके की चीजें चाहिए। जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी होती है, समझिए पंजाबी कम्युनिटी होती है, गुजराती कम्युनिटी होती है, ये सब व्यापारी कम्युनिटी है। इन लोगों को लोन देने दिलाने वाले लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार कहीं ना कहीं बिजनेस में जुड़े हो, तो पूरा परिवार ही बिजनेस में है, इसलिए उनको हाँ हाँ आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है। लेकिन कुर्मी समाज के साथ ये बात नहीं। तो उनके लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई। पढ़ करके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, और दूसरी विधाओं में जाएं, और अपने आप को पहले मजबूत करें। इसलिए आप गौर कीजिएगा, बिहार के कुर्मी ज्यादातर जो है पढ़ने में लगे हुए हैं। उनके लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर। गांव से ज्यादा बिहार की मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर गांव के कुर्मी समाज के युवा वो गांव से बाहर आ गए, शहरों में चले गए, और देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी कर रहे हैं, विदेशों तक में नौकरी कर रहे हैं। जी हमारे परिवार के ही अगर बात करूं तो हमारे परिवार के लगभग लोग खेतों से बाहर हो गए, गांवों से बाहर हो गए, और वो सब जॉब कर रहे हैं। हमारी अपनी भतीजी लंदन में जॉब कर रही है, हमारी भतीजी बॉम्बे में जॉब कर रही है। तो ये है। अब बात आती है कि ये समाज किसको वोट कर रहा है। तो हाँ देखिए, जाति की जब चेतना जागती है तो सबसे पहले आदमी अपनी जाति पे ध्यान देता है, क्योंकि सबको लगता है कि जाति समाज के लोग, ब्राह्मण की बात कीजिए, ब्राह्मण की बात तो ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देते हैं ज्यादातर, राजपूत राजपूत को वोट देते हैं ज्यादातर। तो ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो अपनी जातियों को क्यों ना पहचाने। और उनके साथ ये है कि देखिए, बीच में जब नरेंद्र मोदी का काल आया तो सब लोग हिंदू बनने चले गए। लेकिन ये हमारे समाज के लोगों को ये समझना जरूरी है कि हिंदू बनने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं खास करके अपने समाज को बोलता हूँ, क्योंकि आप पिछड़ी जातियां हैं, और पिछड़ी जातियों का मतलब होता है कि हिंदू धर्म के नाम पर या हिंदू जातियों के नाम पर जो वर्गीकरण किया हुआ है, उसमें आपका दर्जा क्या है? आप नीचे आते हैं, आपको सम्मान वाला दर्जा नहीं है। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, ये सब सवर्ण कहलाते हैं, और इनको जो सम्मान प्राप्त है, कुर्मियों को सम्मान ये नहीं प्राप्त। और अब जब सम्मान नहीं, तो सम्मान का जीवन जीना चाहिए। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है नागरिक की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा कैसे बने? जब आप में पात्रता विकसित हो। पात्रता विकसित करने के लिए आपके पास पढ़ाई हो या शिक्षा हो या पैसा हो। तो आपके पास, बिल्कुल हमारे समाज के लोग पढ़ाई में भी कमजोर हैं, धन में भी कमजोर हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि आरक्षण एक जरूरी तत्व है। अब जब राहुल गांधी
या समझिए राहुल गांधी से पहले मैं बिहार आपको लेकर के चलता हूँ। बिहार में पिछले 30 वर्षों से 32 वर्षों से पिछड़ों का शासन है। नरेंद्र मोदी का शासन है या नीतीश कुमार का शासन रहा, उसकी वजह से जो पिछड़े समाज है उसको फूलने फलने का मौका मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति थोड़ी भिन्न हो गई। कल्याण सिंह के समय बड़ा मौका मिला, सोनीलाल पटेल जी के समय मौका मिला, वर्मा जी के समय मौका मिला। लेकिन अभी जिस तरह का आपको उत्तर प्रदेश का समाज है, उसमें देखिए कुर्मी बड़ा, अनुप्रिया पटेल ठीक है, उनके पति भी मंत्री हैं, वो भी मंत्री है, लेकिन कुर्मी समाज कहाँ है, ये सोचना जरूरी है। और बीजेपी के साथ जाने का मतलब होता है मनुवादी चक्रों में फंसना। तो मनुवादी चक्र और चक्रव्यूह है, उसमें कुर्मी समाज को गरिमा नहीं मिल सकती। आपको गरिमा मिल सकती है तभी जब आप संविधान के साथ चलोगे, क्योंकि संविधान ने कहा है कि जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप आपको यार एक प्रसंग याद दिलाऊं, 2015 का चुनाव चल रहा था बिहार विधानसभा का। उस समय एक डायलॉग बोल दिया कि ये भागवत जी ने, जो आरएसएस के चीफ है, उन्होंने कहा कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। पुनर्समीक्षा करने का मतलब होता है कि आरक्षण खत्म करने की बात करोगे। सवर्णों को सबसे ज्यादा परेशानी है आरक्षण से, कि आरक्षण की वजह से कम मेधा वाले लोग नौकरी पा रहे हैं। हालांकि अनुभव ये बता रहा है राजेश भाई, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने गड़बड़ी की है, हमारे पिछड़े समाज के लोग और पिछड़े समाज के नेता भी जो है अपनी कुर्सी के चक्कर में अपने समाज को अंधेरे में रखते हैं, जो हम लोगों का फर्ज है कि बताएं। देखिए ईडब्ल्यूएस ले आए ये लोग, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बताया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपने क्या किया, सवर्णों को दे दिया आरक्षण, 10% आरक्षण सवर्णों को दे दिया, और जो पिछड़े वर्ग है उसका आरक्षण 27%, जो आबादी 52% है उसको 27% आरक्षण, जो आबादी 12 से 15% है उसको 10% आरक्षण। फिर भी आप आरक्षण का ठीकरा जो है फोड़ते हो पिछड़ों पर और कहते हो कि आरक्षण से आया है ये। अरे आरक्षण से तो तुम आए हो, हमको कहाँ आरक्षण दिया? हमको 52% हमारी आबादी है, 27% आरक्षण देते हो। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक और बदमाशी क्या की, आप इसको गौर कीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि आप जिस कैटेगरी में अपना भरोगे उसी कैटेगरी में रहोगे। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में अपना भर दिया फॉर्म तो आप रिजर्व कैटेगरी से बाहर नहीं जाओगे। पहले क्या होता था, आप किसी कैटेगरी में भरिए, रिजर्व कैटेगरी में भरिए, अगर नंबर आपके अच्छे आते हैं, जनरल कैटेगरी के नंबर आते हैं तो आप शिफ्ट हो जाते थे जनरल कैटेगरी। इसने बंद कर दिया जी, इसने बंद कर दिया। उसका खामियाजा क्या हुआ वो समझिए। अभी क्या हुआ है कि ज्यादातर कट ऑफ जब निकलता है तो जनरल से ज्यादा कट ऑफ हो जाता है पिछड़ों का, ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा आता है। कि जनरल अगर 520 में पास कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है, तो इनको 540 लग जाता है। 540 550। तो ये नुकसान हुआ है। तो मैं कहूंगा, धन्यवाद धनंजय भाई, मेरे साथ जुड़ने के लिए आभार। साथियों, आज बस इतना ही। मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।